इंडिया में 44% एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल केसेस है और इनमें से 28% एमएलएस के ऊपर तो सीरियस क्रिमिनल केसेस है। दूसरी चीज जो हमारे पॉलिटिक्स को डिस्ट्रॉय कर रही है वो है नेपोटिज्म। जब राजनीति में धर्म घुस जाता है तब वो देश बर्बादी की तरफ बढ़ता है। इस बार एजुकेटेड लोगों को वोट देना, इतना बोलने की वजह से उन्हें अपनी जॉब खोनी पड़ी। मुझे पता है कि ये काम आसान नहीं है और मुझे ये भी पता है कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर अगर सब लोग इसे मुश्किल बोलकर नजरअंदाज करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा, बल्कि हालात और ज्यादा खराब होंगे। और ये हालात क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ आपके बात कहना चाहिए था कि भारत मदर इंडिया ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल दे। आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि पॉलिटिक्स यानी राजनीति हम जैसों का काम नहीं है। राजनीति वो लोग लड़ते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, जिनके बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस हो, या फिर जो क्राइम की दुनिया से जुड़े हुए हो। पर क्या हमारी इंडियन पॉलिटिक्स ऐसी ही है? अगर आज के समय की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पॉलिटिक्स ऐसे ही काम कर रही है। पर क्या पॉलिटिक्स को ऐसा होना चाहिए या फिर रियल पॉलिटिक्स होती कैसे है, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में देखेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी पॉलिटिक्स खतरे में है, या फिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने हमारी पॉलिटिक्स को खराब किया है और आगे भी करेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसके बारे में। हमारे पूरे इंडिया में 44% एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल केसेस है और इनमें से 28% एमएलएस के ऊपर तो सीरियस क्रिमिनल केसेस है। अब इन सीरियस क्रिमिनल केसेस को तो आईपीसी ने डिफाइन नहीं किया है, पर एडीआर मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने ये कंसिडर किया है कि ये मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्राइम अगेंस्ट वुमन, रेप, ये सारे केसेस है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो केरला इसमें टॉप पर है जिनके 75% एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल केसेस है। फिर आता है बिहार जहां के 67%, फिर आता है दिल्ली जहां के 63% एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल केसेस है। अगर हम सीरियस क्रिमिनल केसेस की बात करें तो टॉप पर दिल्ली आता है जहां के 63% में से 53% एमएलएस के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस है। फिर बिहार जहां के 67% में से 50% एमएलएस के ऊपर, और फिर महाराष्ट्र जहां के 40% एमएलएस के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस है। ये तो हुई एमएलएस की बात। अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज की बात करें तो इंडिया में 40% एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस है और इनमें से 25% एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस है। और एमपीज के क्रिमिनल केसेस के मामले में भी केरला ही टॉप पर आता है जहां के 79% एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस है। फिर बिहार के 73% एमपीज के ऊपर और महाराष्ट्र के 57% एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस है। और सीरियस क्रिमिनल केसेस के मामले में बिहार टॉप पर आता है जहां के 73% एमपीज में से 50% एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस है। फिर तेलंगाना जहां के 38% एमपीज के ऊपर, और फिर केरला के 79% में से 34% एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस है। तो सोचिए कि ऐसे क्रिमिनल्स अगर हमारी पॉलिटिक्स में होंगे, संवैधानिक पोजीशन पर होंगे, तो क्या पॉलिटिक्स में करप्शन नहीं होगा? क्या पावर का मिसयूज नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और वही हो रहा है। लॉ ब्रेकर्स ही लॉ मेकर्स बन रहे हैं। दूसरी चीज जो हमारे पॉलिटिक्स को डिस्ट्रॉय कर रही है वो है नेपोटिज्म। अब इसके मैं एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा क्योंकि हम देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। पर इनमें एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस एग्जाम्पल है राहुल गांधी का, कि कैसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके बाद राजीव गांधी जी, और अब राहुल गांधी फील्ड में है। और ये सारी पार्टीज के अंदर देखने को मिलता है। और कुछ लोग पॉलिटिकल फेम का यूज करके दूसरी फील्ड में नेपोटिज्म चलाते हैं। जैसे अमित शाह जी का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, तो कहते हैं कि बिना किसी क्वालिफिकेशन के ही वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए विद द हेल्प ऑफ नेपोटिज्म।
इस नेपोटिज्म की वजह से जो रियल टैलेंट है वो नहीं आगे आ पा रहा है। और अगर आगे चल के कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में ही ये पॉलिटिक्स आ गई तो इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और इसीलिए अगर कोई किसी पोजीशन के लिए कैपेबल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है और फिर भी वो उस पोजीशन पर बैठ रहा है तो हमें इसका अपोज करना होगा, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और उनको बताना होगा। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तीसरी और सबसे बड़ी चीज जो इंडियन पॉलिटिक्स को डिस्ट्रॉय कर रही है वो है धर्म की राजनीति, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन। जब राजनीति में धर्म घुस जाता है तब वो देश बर्बादी की तरफ बढ़ता है। इस पर लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दीजिए, मुल्क अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और इस बात को हमें समझना होगा कि कैसे धर्म के आधार पर हमें लड़वा कर इसका राजनीतिक फायदा लिया जाता है। और हमारे यहाँ ये धर्म की राजनीति धीरे धीरे बढ़ रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब आते हैं ऐसी चीज पर जिसकी वजह से एक टीचर को नौकरी पर से निकाल दिया गया। जी हाँ, एजुकेशन। उन टीचर्स की गलती इतनी सी थी कि उन्होंने ये बोल दिया कि इस बार एजुकेटेड लोगों को वोट देना। इतना बोलने की वजह से उन्हें अपनी जॉब खोनी पड़ी। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। क्या सच में पॉलिटिक्स में आपके एजुकेटेड होने की जरूरत है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल है। और एजुकेटेड का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो या आपके पास बहुत ज्यादा डिग्रीज हो, नहीं, बल्कि जो मिनिस्ट्री उसे दी जा रही है, जो पोजीशन उसे दी जा रही है, उस पोजीशन के लिए वो कैपेबल हो। मतलब ऐसे समझिए कि आप एजुकेशन मिनिस्टर एक ऐसे इंसान को बना रहे हो जो खुद ही एजुकेटेड नहीं है, तो उसे कैसे पता होगा कि एजुकेशन सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स है, वो कैसे उस फील्ड में डेवलपमेंट कर पाएगा। या फिर किसी ऐसे इंसान को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर बना दिया जिसे एग्रीकल्चर के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, ना वो कभी खेतों में गया है, तो क्या वो डेवलपमेंट कर पाएगा? फिर भी आज के दिन ऐसे पॉलिटिशियंस ऐसी ऐसी फील्ड में बैठे हैं जिस फील्ड के बारे में उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है। विधानसभा को उठाकर देख लीजिए, उसमें कितने एजुकेटेड, क्वालिफाइड, डिजर्विंग लोग बैठे थे। इसीलिए हमारा संविधान बड़े ही खूबसूरती से लिखा गया है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों को भी डिटेल में लिखा है। और यही उन टीचर्स का कहना था और यही मेरा भी मानना है कि पॉलिटिक्स में एजुकेटेड लोगों की जरूरत है। और इस पॉलिटिक्स में मीडिया का भी एक रोल होता है, एक जिम्मेदारी होती है सरकार से सवाल करने की। पर हमारी मीडिया तो सरकार से किए गए सवालों के जवाब देती है पर सवाल नहीं करती, क्योंकि आज की मीडिया हमारे देश की नहीं बल्कि एक पार्टी की हो चुकी है। अब बात करते हैं उस बात की जिस बात को हमने शुरुआत में अधूरा छोड़ा था कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए या रियल पॉलिटिक्स कैसी होती है। तो इसके बारे में कोई एक फिक्स डेफिनेशन तो नहीं है, पर हमने जो इस पूरे वीडियो में बात की अगर उसी पर काम किया जाए, जैसे जो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसे रोका जाए, करप्शन, नेपोटिज्म या जो धर्म की राजनीति है इनको रोकना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है उन पर कोई अनडिजर्व कैंडिडेट ना बैठे इसका ध्यान रखना, इन सारी चीजों पर अगर हम काम करें तो कोई नहीं कहेगा कि राजनीति हम जैसों का काम नहीं है। और कोई ये भी नहीं कहेगा कि राजनीति वो लोग लड़ते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, जिनके बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस हो या फिर जो क्राइम की दुनिया से जुड़े हुए हो। और मुझे पता है कि ये काम आसान नहीं है और मुझे ये भी पता है कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर अगर सब लोग इसे मुश्किल बोलकर नजरअंदाज करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा, बल्कि हालात और ज्यादा खराब होंगे। और ये हालात खराब ना हो इसीलिए जब भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो रही है, किसी पर अत्याचार हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब हम सभी को उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम
तीनों लोकतंत्र के लिए घातक है। और जब विपक्ष अपना काम करने लगती है, जनता ऐसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने लगती है, तो सरकार को डर तो लगता है। और इस डर की झलक के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए इस डर की झलक को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।